अगर कानूनी पैरवी और ठीक से नहीं होगी तो आजम खान साहब का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है। गांधी फैमिली के खिलाफ झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं। राहुल गांधी विषय नहीं है, गांधी फैमिली अब विषय नहीं रहा है, अब ये देश का मामला हो गया। एक तो झूठा ऐसा होता है जिसमें कोई आटे में नमक मिलाया जा रहा है, इसमें नमक में आटा मिला के ऐसे झूठे केस बनाने की सारे सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद नजर आते हैं। डिफेमेशन का केस अगर प्रूव हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या कमी रही डिफेंस की टीम से। चुनावी दौर में मोदी सरनेम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जरिए एक बयान दिया गया, एक टिप्पणी की गई, जो टिप्पणी अब राहुल गांधी को महंगी पड़ी। सूरत से राहुल गांधी को अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि उनको बेल मिल गई, लेकिन इस सजा के सुनाने के बाद आने वाले वक्त में राहुल गांधी के साथ क्या क्या हो सकता है और राहुल गांधी की मुश्किलें क्या बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची थी राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए। उसके अलावा राहुल गांधी का अब ये वाला मामला, क्या ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं? मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, सवाल आपसे सीधा, क्योंकि हमने बात की थी आपसे कि जब राहुल गांधी के घर पर पुलिस पहुंची थी तो आपने उन तमाम मामलात को देखते हुए बयान दिया था और उसमें सारी बातें कही थी, लेकिन अब जो चीजें नजर आ रही हैं उससे आप क्या समझ रहे हैं और क्या होने वाला है राहुल गांधी के साथ जो ये 2 साल की सजा सुनाई गई है? पहले तो ये 2 साल की सजा क्या है और इसमें क्या क्या होता है और ये क्यों सुनाई गई, इस पर जानकारी चाहिए। आजम खान साहब को जानते हैं और उनके बेटे को आप? बिल्कुल। उनके साथ क्या हुआ? तो यानी आप कह रहे हैं कि दूसरे आजम खान बनाया जा रहा है राहुल गांधी को? देखिए, अगर कानूनी पैरवी जी और ठीक से नहीं होगी तो आजम खान साहब का एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है। अब बहुत ही दुखी मन से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आजम खान साहब की भी जितनी भी मैंने केसेस के बारे में अखबारों में पढ़ा है, मुझे एक भी केस ऐसा नहीं नज़र आ रहा जिसमें ऐसा केस ना हो कि जिसमें आजम खान साहब मैलिशियस प्रोसिक्यूशन ना डालें, मतलब झूठा मुकदमा उनके खिलाफ डालने का केस ना डालें। ऐसा एक भी केस मुझे अखबारों में पढ़ के नज़र नहीं आ रहा। यही मतलब राहुल गांधी जी और जो गांधी परिवार के खिलाफ केसेस अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं, जो जजमेंट्स पढ़ने को मिलती हैं, उससे भी ये साफ जाहिर है, मतलब आजम खान से साहब से भी ज़्यादा, बहुत गुना ज़्यादा मजबूत केस गांधी फैमिली के जो जितने भी केसेस हुए हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस बनते हैं कि गांधी फैमिली के खिलाफ झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं। अब ये इनकी जो लीगल टीम है उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी कि वो अभी से ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइमा फेशा ही नज़र आते हैं इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो झूठे नज़र आते हैं सारे। मतलब एक तो झूठा ऐसा होता है जिसमें कोई आटे में नमक मिलाया जा रहा है, इसमें नमक में आटा मिला के ऐसे झूठे केस बनाने की सारे सबूत पब्लिक डोमेन में मौजूद नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जवाबी कार्रवाई कि जिन लोगों ने ये झूठे मुकदमे बनाए हैं या झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं उनके खिलाफ अभी तक नहीं किए। ये उनकी लीगल टीम से आपको पूछना चाहिए। जैसा मैंने ये जो अभी इनके घर पे गए थे, मैंने तो आप सब लोगों को इंटरव्यू देके बताया था ना क्या क्या धाराएं बनती हैं उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो घर पहुंचे थे और उनके कॉन्स्पिरेसी जो उनके पीछे उनके प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने भेजा उन्हें, उनके खिलाफ क्या क्या धाराएं बनती हैं, मगर अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई की नहीं। हम ये देखते हैं पराचा साहब कि जो भी वकीलों की टीम होगी राहुल गांधी की, जाहिर सी बात है एक बड़ी मजबूत टीम वो होनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी खुद इतने बड़े नेता हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी को संभालते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बहुत मजबूत टीम होगी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ऐसा लग रहा है कि वो मजबूत टीम अपने फैसले लेने में कहीं ना कहीं चूकती नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंच जाती है, सारी चीज़ें होती हैं, फोर्स तैनात रहती है, और अब 2 साल की सजा सुना दी जाती है सिर्फ एक बयान देने के मामले में। मैं आपसे कह रहा हूं ना, देखो, वो टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। ये अब मैं किसी वकील के बारे में कुछ टिप्पणी करूं वो मुनासिब नहीं है, मैं भी एक वकील हूं, तो लेकिन टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। नहीं, आप वकील हैं, लेकिन अरुण जेटली वाला मामला भी हमें याद है, डिफेमेशन वाला। हाँ, तो मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि जब आम आदमी पार्टी के सभी बड़े बड़े नेताओं के ऊपर अरुण जेटली साहब ने, और वो बहुत ही ज़्यादा शार्प लीगल माइंड थे, तो मैंने उनका एक दिन क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, एक ही दिन किया था बस। उसके बाद मुझसे पहले
2 वकीलों ने उसी दिन किया था और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से 5 और 7 और 10 मिनट में ख़त्म हो गया था। कुछ सवाल नहीं बचे थे। ये हिस्ट्री है, मतलब ये फैक्ट है। उसके बाद मुझे मौका मिला था क्रॉस एग्जामिनेशन करने का जेटली साहब को, और वो देश के सबसे शार्पेस्ट लीगल माइंड मैं उन्हें मानता हूँ। लेकिन उसके बाद वो क्रॉस एग्जामिनेशन डेफर हुआ था उस दिन, जज साहब ने डेफर किया था वो, और बहुत ही जल्दी उस एक दिन के क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद दोनों पार्टीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। तो डिफेमेशन का केस जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है साबित करना। और जो अभी मैंने इसकी कुछ ट्रांसलेट करके गुजराती में है क्योंकि जजमेंट अभी अभी कुछ पढ़ा है, तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि इस केस में सज़ा कैसे होगी। भले ही बेल हो गई हो। बेल तो इसमें ऑटोमेटिक होती है, बेल तो 2 साल की सज़ा में ऑटोमेटिक होती है, उसमें कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन डिफेमेशन का केस अपने आप में प्रूव करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके बारे में भी अब पूरी जजमेंट जब हम ट्रांसलेट पढ़ के देखेंगे तो उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी कर पाऊँगा। लेकिन कैसे हो गया, क्या चूक रही, मुझे तो चूक जो है प्राइमा फेशा ही नज़र आएगी डिफेंस काउंसिल्स की। और ये कहने में मुझे कोई कोताही नहीं है, क्योंकि डिफेमेशन का केस अगर प्रूव हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या कमी रही डिफेंस की टीम से। तो कमज़ोरी कहीं ना कहीं इनकी अपनी तरफ से है, ये लगता नहीं है। अब मैंने आपको बताया ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये एक साजिश तो चली रही है बड़े लेवल पे, हमारे इंस्टीट्यूशंस तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जा रहे हैं बड़े लेवल पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के संविधान और कानून में और जो सिस्टम बचा कुचा है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर सके। लेकिन ज़रूरत यह है कि ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है, ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं, उसकी शायद थोड़ी कमी मुझे नज़र आ रही है। वरना डिफेमेशन का केस मतलब मेरे गले से हजम नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे। तो आपको लगता है कि डिफेमेशन का केस नहीं बनता इस तरह की टिप्पणी करने पर? उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की, पूरे मोदी जगत का इसमें जो है वो जितने भी सरनेम वाले हैं उनका सबका अपमान माना जा रहा है। ये और भी बात है ना कि किसी एक इंडिविजुअल आदमी की वो के बारे में स्टेटमेंट नहीं दी, और स्टेटमेंट जो दी उसको अदालत में साबित करना ये एक बहुत बड़ी लंबी कवायद होती है जो कि आमतौर पे प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं अभी पूरी जजमेंट पढ़ के इस बारे में कुछ कहूँगा, लेकिन ये मुझे बहुत हैरानी है इस सज़ा होने से। और इसमें सिर्फ ये कहना कि क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये भी गलत होगा। कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा कि ऑपोजिशन के लीडर्स में, ऑपोजिशंस की जो लीगल टीम्स हैं, ऑपोजिशंस की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, ऑपोजिशन की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं, वो मजबूती से विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में हमें सीरियसली सबको बैठ के सर जोड़ के सोचना पड़ेगा। वरना जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, उसके ऊपर इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है नित नए काम करके, ये हम सबको इसके बारे में चिंता करनी चाहिए और इसके लिए खड़े होना चाहिए। राहुल गांधी विषय नहीं है, गांधी फैमिली अब विषय नहीं रहा है, अब ये देश का मामला हो गया। तो क्या और उसके लिए हमें सबको खड़ा होना। एकजुट हो पाएंगे? नहीं होंगे तो सब मारे जाएंगे एक एक करके। यानी जिस तरह राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, और अब ये भी कहा जा रहा है, आपने अपनी शुरुआती बयान में कहा कि आज़म खान का नाम आपने सुना है, यानी आप ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह आज़म खान के साथ जो कुछ हुआ, उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो रद्द हुई, तो क्या ये खतरा मंडरा रहा है राहुल गांधी के ऊपर भी, और ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाए? कानून तो यही कहता है ना, टेक्निकली तो ये हो ही सकता है, टेक्निकली तो ये हो ही सकता है ना। अगर इनको लीगल हेल्प नहीं मिली ठीक, तो टेक्निकली तो ये हो ही सकता है। तो ये कितनी सीरियस बात है। बिल्कुल। और इसके लिए अब इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हर लेवल पे ज़रूरी है। और जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें भी जो अपने कुछ वो है ना, एक जिनको कहा जाता है कि पूर्वाग्रह हैं, जो अपने अंदर उनकी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कई चीज़ों में, रिजर्वेशन को लेके जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ में। 100% रिजर्वेशन सबको ऐलान करना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐलान करना चाहिए। करप्शन को टैकल करने के लिए नया मैकेनिज्म बनाने के लिए, क्योंकि इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने
दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए करप्शन में करने के लिए, और उसके ऊपर चोरी और सीनाजोरी दूसरा। मतलब अगर कोई करप्शन पॉइंट आउट कर रहा है तो उसकी बात को, जो एक तरीका होता है उसमें ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जेपीसी बनाई जाए, ट्रांसपेरेंटली कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन की जाए एफआईआर दर्ज करके, उन ऑफिसर्स से ना कराई जाए जो सेबी और ईडी वगैरह में अभी मौजूद हैं, जिन्होंने कोताही की है इन अडानी साहब को पकड़ने में, और उनके सभी जो सहयोगी हैं क्राइम्स जिन्होंने किए हैं उन्होंने उनको पकड़ने में कोताही दिखाई है, एफआईआर नहीं दर्ज किए हैं। उनसे हटकर एक न्यूट्रल एसआईटी बनाने की कवायद किसी भी गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, ऐसा पहला होता रहा। मगर ये गवर्नमेंट तो, जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको देशद्रोही, मतलब जो अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब अडानी के खिलाफ मेरे ख्याल से जो ना बोले इस देश में उसकी देशभक्ति पे शक करना चाहिए, और उल्टा कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ बोल रहा है उसको देशद्रोही बताने की जुर्रत बीजेपी वाले और आरएसएस वाले कर पा रहे हैं, ये है हैरानी की बात। और तब भी लूट का बाजार इतना गर्म करके एक एक आरएसएस वाले और बीजेपी के कार्यकर्ता, जो इनके कई मतलब लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जिनके पास एक स्कूटर नहीं था, आज वो BMW और बड़ी बड़ी कोठियों में घूम रहे हैं। इसकी कोई लिस्ट बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? और वो लोग अपने पैसे के दम पे और अपनी नई नई जो ताकत आई है उसके दम पे उन लोगों को दबा रहे हैं जो उनकी चोरी पकड़ रहे हैं कि आप ये चोरी कर रहे हो, आप बलात्कार कर रहे हो। इतने सारे बीजेपी के लोग बलात्कार के केसेस में बंद हो रहे हैं।